तो सबसे पहले सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज हमारा तीसरा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और आप सभी को पता है ड्राइविंग एग्जाम से रिलेटेड जो बेस्ट 1000 क्वेश्चंस है उनका हमारा जो सीरीज जो चल रही है इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन जो है कर लिए और आज जो हमारा सेशन है यहाँ पे तीसरा 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं इस क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और कोई भी क्वेरी आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कोई अगर क्वेरी होती है तो लिए चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर और हम बिना देरी किए आज के इस सेशन की एक नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 101 आ चुका है। Which of the following is true regarding validity of learner driving license? शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वैलिड फॉर 30 days, वैलिड फॉर 6 months, वैलिड टिल द ड्राइविंग लाइसेंस इज obtained, एक्सपायरिंग व्हेन फेलिंग ड्राइविंग टेस्ट। तो यहां पर आप सभी को पता होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए हमें सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है जिसे हम फॉर्म संख्या 2 में अप्लाई करते हैं। फॉर्म 2 में अप्लाई करते हैं, आपको याद रखना है। और इश्यू किया जाता है किस फॉर्म में? फॉर्म संख्या 3 में। ठीक है, फॉर्म 3 में वैलिडिटी जो इसकी रहती है वैलिडिटी इसकी 6 मंथ रहती है। ठीक है, और आप लर्निंग लाइसेंस से जो डीएल अप्लाई करते हैं डीएल अप्लाई के लिए इसकी अलग वैलिडिटी रहती है 30 दिन बाद में वह 180 दिन के भीतर ये आपको स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है कभी भी रिन्यू नहीं होता है, मैं बता देना चाहता हूं, रिन्यू नहीं होता है भाई, रिन्यू नहीं होगा, आपको दोबारा ही बनवाना पड़ेगा। और साथियों बताना चाहूंगा आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जब लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो एलएमवी का माना कि आपने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया, फिर एलएमवी का लाइसेंस बनवा लिया। अगर आपको एचएमवी बनाना है तो एचएमवी के लिए आपको अलग से लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। तो उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 आ चुका है। द सेक्शन दैट डिनोट्स द ऑफेंस ऑफ ड्राइविंग व्हीकल एक्सीडिंग इट्स ग्रॉस व्हीकल वेट। यहां पर यह पूछा गया है कि आप सकल वाहन भार से अधिक अगर वाहन चलाने के लिए अपराध को दर्शाती है, मतलब ओवरलोड की बात हो रही है, ओवरलोड। तो आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसकी जो धारा है 113 ये ओवरलोड के बारे में बताती है। धारा 115 है वो नो एंट्री के बारे में या एंट्री के बारे में बताती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है धारा 113 के अकॉर्डिंग यहां पे अगर आप ओवरलोड गाड़ी को करते हैं तो धारा 194 ऑफेंस का उल्लेख करती है जिसके तहत आपको 20,000 का जुर्माना लगता है प्लस 2000 प्रति टन, यानी कि माना कि 5 टन एक्स्ट्रा वजन है तो 20,000 प्लस 5 टन का 10,000 30,000 रुपए टोटल आपका जुर्माना होगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्हीकल होता है उसकी जो लोड लिमिट है, लोड लिमिट इसका जो उल्लेख होता है लोड लिमिट का वो आरसी में होता है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 103 है। Which of the following vehicles has first priority on the road during an emergency duty? यानी कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो सड़क पर चल रहे वाहनों में से आप किन वाहनों को सबसे ज्यादा जो है प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देंगे? तो जैसे कि फायर सर्विस व्हीकल है, एम्बुलेंस है, पुलिस सर्विस व्हीकल है और वीआईपी गाड़ी है। तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर रोगी वाहन में केवल एक आदमी होगा, लेकिन आग के कारण हो सकता है 50 आदमियों की जान खतरे में होगी, 50 आदमी यहां पे खतरे में होंगे। पुलिस सेवा, पुलिस सर्विस व्हीकल यहां पे ये बाद में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो पुलिस सर्विस फायर सर्विस व्हीकल होता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको इस अग्निशमन वाहन को देनी चाहिए, 2 नंबर आपको एम्बुलेंस को देनी चाहिए, 3 नंबर आपको पुलिस को देनी चाहिए। ठीक है, ये आपको चीजें ध्यान में वो रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपातकालीन जो वाहन होते हैं, आपात वाहन जो होते हैं, आपात वाहनों को रास्ता देने से संबंधित आप सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 194 ई उल्लेख किया गया है। और आप अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी भारी लगता है, 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। यह भी आपको याद रखना है।
पर्सन संख्या 104 आपके सामने आ चुका है। हाउ लॉन्ग कैन यू ड्राइव ए व्हीकल लीगली इफ द इंश्योरेंस हैज एक्सपायर्ड बिफोर यू रिन्यू इट, यानी कि यदि आपकी नवीनीकरण से पहले बीमा समाप्त हो गया है तो आप कानूनी रूप से कितने समय तक वाहन को चला सकते हैं। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की जो धारा 145 और 146 है वो इंश्योरेंस के बारे में उल्लेख करती है, इंश्योरेंस कि भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉरम की पूछे तो यहां पर फॉरम जो होता है, यहां पर फॉरम 51 में और फॉरम 53 में छूट बीमा जो दी जाती है और 53 में बीमा का प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, बीमा प्रमाण पत्र, ठीक है, ये जारी किया जाता है। अवधि बात करते हैं कि वैलिडिटी इसकी कितनी होती होगी, तो वैलिडिटी इसकी 1 साल होती है अमूमन। और रिन्यू की बात करते हैं, रिन्यू की तो आप 30 दिन पहले आप इसे एडवांस रिन्यू करवा सकते हैं, इससे ज्यादा पहले नहीं करवा सकते। लेकिन जब एक्सपायर हो जाए तो व्हीकल ड्राइव जो आप करते हैं, व्हीकल ड्राइव 0 डेज, ये आपको याद रखना है। आप एक भी दिन गाड़ी को रन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ये सारी चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये चीजें आपको ध्यान में वो रखनी है। कोई सी भी गाड़ी हो, इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आप उसका लीगली प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो धारा 196 लगती है, जिसके तहत 2000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, या 3 माह कैद का भी प्रावधान है, अथवा दोनों भी हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें मोस्टली जो इंश्योरेंस से संबंधित है। पर्सन 105, द मैक्सिमम एज ऑफ मल्टी एक्सल व्हीकल्स शैल नॉट एक्सीड खालिस्तान परमिट ऑब्टेनिंग नेशनल परमिट। राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले मल्टी एक्सल वाहनों की अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा एक नाम आया है मल्टी एक्सल व्हीकल जो होते हैं, एक नॉर्मल व्हीकल होते हैं, नॉर्मल व्हीकल जिनकी एक्सल जो है यहाँ पे कितनी होगी, 2 एक्सल होंगी, इसमें 2 प्लस एक्सल होंगी, ठीक है। तो मल्टी एक्सल वाहनों को यहाँ पे नेशनल परमिट देंगे तो यहाँ पर 15 इयर्स इनकी एज हो सकती है। लेकिन जो ये है, इनको नेशनल परमिट देने के लिए यहाँ पे आपकी व्हीकल की जो वो उम्र है वो यहाँ पे 12 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। वैसे ही एक बात आती है पर्यटक परमिट के बारे में, पर्यटक परमिट यहां पर बात आती है। एक मैक्सी कैब जो होती है, मैक्सी या मोटर कैब, ये जो व्हीकल होते हैं ये 9 साल पुराने होंगे तब तक इनको यहाँ पे जो है पर्यटक परमिट दिया जा सकता है। और अदर जो व्हीकल होंगे, अदर व्हीकल तो इनको 8 साल पुराना होने तक ही ये जो है परमिट आपको दिया जा सकता है। तो यहां पर जो पूछा है राष्ट्रीय परमिट के बारे में, मल्टी एक्सल वाहनों के बारे में, तो इसका जवाब सही हो जाएगा 15 साल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर्सन संख्या 106 आपके सामने आ चुका है। द फॉलोइंग OSHA केमिकल लेबलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि निम्नलिखित OSHA रासायनिक लेबलिंग से मेल खाती है। यानी कि ये जो संकेत है वो किसका है, ये विस्फोटक का, एक्सप्लोसिव, यानी कि ये विस्फोटक, एक प्रकार से विस्फोटक का साइन आपके सामने दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं इसमें जो एक पत्थर सा पड़ा है वो चारों ओर बिखर गया है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पर्सन संख्या 107, द नंबर ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव ट्राइंगल रिक्वायर्ड फॉर 4 व्हीलर्स विथ GVW नॉट एक्सीडिंग 7.5 टन, यानी कि ऐसा व्हीकल जिसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट होगा 7.5 टन से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्हीकल के लिए जो त्रिकोण होते हैं, रेड कलर में त्रिकोण होते हैं, इनकी जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, केवल 1 संख्या से आपका काम चल जाएगा, 1 से अधिक रखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप रख सकते हैं। बड़ी गाड़ियां होती है उनमें 2 या 3 रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन जिन व्हीकल का जो वजन है 7.5 टन से कम है तो एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो त्रिकोण होता है उसे काम चल जाएगा। पर्सन संख्या 108 है। Which of the following road sign indicates maximum gross vehicle weight limit? यहां पर देखो आपको चीज बताना चाहूंगा मैं, ये तो एक्सल का है, ये एक्सल जो एक्सल लोड लिमिट है ना, एक्सल लोड लिमिट है, ये आपका मिनिमम स्पीड का है, आपको पता होगा, और ये आपका मैक्सिमम स्पीड है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राइट हो जाएगा सी, 5 टन।
ये हो जाएगा कि ग्रोस कोई भी व्हीकल है तो सकल वाहन भार उसकी लिमिट कितनी है, ग्रोस व्हीकल वेट लिमिट, तो ये 5 टन इस साइन से बता रहे हैं। और ये चौथा जो है ये एक्सल लिमिट के बारे में बता रहा है। पर्सन सिंह 109 आ चुका है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छा सा कमेंट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं और पॉजिटिव फीडबैक आप जरूर दें। द फॉलोइंग रोड साइन इंडिकेट्स दैट, निम्नलिखित सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, गोल आकृति है, एरो आगे जाके राइट में मुड़ रहा है, कि यानी कि आपको क्या करना है, आगे दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है, यानी आपको थोड़ा सा आगे जाके राइट में टर्न लेना पड़ेगा। कंपल्सरी टर्न राइट अहेड, यानी सामने जाके आपको राइट में टर्न लेना जरूरी है। ये एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत है। आप सभी को विदित होगा कि आदेशात्मक संकेत जो है यहाँ पे रेड और ब्लू 2 प्रकार के होते हैं, तो यहां पर ये चीजें ध्यान में माइंड में रखनी है। पर्सन संख्या 110, द ड्राइव ऑफ मोटर व्हीकल हु विशेस टू टर्न राइट इन ए 2-lane रोड चेल खालिस्तान along which he is traveling before taking right turn। राइट टर्न आप अगर लेना चाहते हैं तो आप यहां पर राइट टर्न लेने से पहले यहां पे आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मोटर वाहन का चालक जो 2 लेन वाली सड़क पर दाहिनी ओर मुड़ना चाहता है, उसे दाहिनी ओर मुड़ने से पहले खालिस्तान करना होगा जिसके पर वह यात्रा कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि 2 लेन सड़क है, माना कि ये पहली है, ये दूसरी है। अब आपको राइट में टर्न लेना, तो यहां से लेंगे तो यहां से आने वाले व्हीकल के बीच में आ जाएंगे। आपको अगर राइट टर्न लेना तो आप यहां से अगर चल रहे हैं तो आपको यहां पर इस लाइन में आ जाना आगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से अगर आप आगे बढ़ के यहां से आप राइट टर्न लेंगे, यानी कि आप राइट वाली लेन में जाके राइट टर्न लेंगे। ऑप्शन नंबर 3, ड्राइव एज क्लोज टू द राइट मोस्ट लेन, सबसे दाहिनी लेन के करीब आपको ड्राइव करना चाहिए। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 111 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताने का प्रयास करें। द ड्राइव ऑफ द मोटर व्हीकल शेल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट ओवरटेकिंग व्हेन, मोटर वाहन का चालक ओवरटेक करते समय बाधा नहीं डालेगा, किसको, बीइंग ओवरटेकन बाय अनदर व्हीकल, यानी किसी अन्य वाहन द्वारा ओवरटेक किया जाने पर, यानी कोई दूसरा व्हीकल अगर ओवरटेक कर रहा है हमें तो उसको आप बाधा नहीं पहुंचाएंगे। बात तो सही है। नियर ए बेंड और कॉर्नर, किसी मोड़ या कोने के पास, यानी कि यहां पर आप ओवरटेक नहीं करेंगे। नियर ए हिल और अदर ऑब्स्ट्रक्शन, किसी पहाड़ी या अन्य रुकावट के पास। नियर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, यानी मोटर वाहन का चालक ओवरटेक करते समय बाधा नहीं डालेगा, किसको, किसी अन्य वाहन द्वारा अगर ओवरटेक किया जा रहा है तो आप उसको बाधा नहीं डालेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। स्थान की बात नहीं है, बात है कि आप किसी व्हीकल को आप परेशान नहीं करेंगे, उसको बाधा नहीं पहुंचाएंगे। कहां पर, जब वो व्हीकल किसी दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है। पर्सन सिंह 112 है, व्हिच सेक्शन इन मोटर व्हीकल एक्ट रेफर्स टू पनिशमेंट एंड पेनल्टीज ऑन ऑफेंडर्स फाउंड गिल्टी ऑफ ओवर स्पीडिंग, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा तेज गति से गाड़ी चलाने के दोषी पाए जाने वाले अपराधियों पर सजा और जुर्माने का उल्लेख करती है। सबसे पहली बात तो स्पीड लिमिट के बारे में यहां पे उल्लेख किया गया है, स्पीड लिमिट। तो आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 की जो धारा है, धारा 112 इसका उल्लेख करती है। और अगर ऑफेंस आप अपराध करते हैं तो पेनल्टीज के रूप में सेक्शन 183 लागू होती है, और 183 एलएमवी मामले में 1000 से 2000 के जुर्माने का प्रावधान करती है, और एचएमवी के मामले में यहां पे 2000 से 4000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान यहां पे करती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, स्पीड लिमिट का जो नया रूल है 2018 में मोर्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी कर दिया गया है। उसके तहत एक्सप्रेस वे पर कार की 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आप गाड़ी चला सकते हैं, और बाकी जो बसें होती है उनकी 90 की स्पीड हो सकती है, ट्रक जो होते हैं उनकी 80 तक स्पीड हो सकती है, मोटरसाइकिल जो है उनकी भी 80 तक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गाड़ी चला सकते हैं। तो स्पीड का नया रूल है। कई जगह पर आप देख पा रहे हैं पर्सन्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पे पुराने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 113 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ए कॉमर्शियल व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट,
व्यवसायिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होगी? आप सभी को पता होगा कि यहां पर जो है मतलब आप कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र पहली बात तो 20 साल होनी चाहिए, प्लस आपके पास में एक 1 ईयर एलएमवी का होना चाहिए। ठीक है, 17 साल गलत हो जाएगा, 18 साल गलत हो जाएगा, 20 साल, 20 वर्ष या उससे अधिक और गैर परिवहन वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये आपको ध्यान रखना है। अब एलएमवी के लिए बात करता हूं। एलएमवी के लिए आपको क्या है, उम्र 18 साल हो सकती है। और विदाउट गियर की बात करते हैं, विदाउट गियर तो इसके लिए आपकी उम्र 16 साल भी हो सकती है, याद रखना है आपको। पर्सन संख्या 114 आपके सामने, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल इश्यूड इन, यानी कि जो आरसी होती है इसको किस फॉर्म में जारी किया जाता है? आप सभी को पता है फॉर्म संख्या 20 है, इसमें आरसी को अप्लाई किया जाता है। 21 में सेल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सेल सर्टिफिकेट, इसमें जो है सड़क योग्यता प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, वॉर्थिनेस सर्टिफिकेट, रोड वॉर्थिनेस सर्टिफिकेट। फॉर्म 23 में आरसी इश्यू की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? पर्सन सिंह 115 आपके सामने आ चुका है। द टूरिस्ट परमिट ऑफ ए मोटर केब सेल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड व्हेन इट कंप्लीट्स। मोटर केब का पर्यटक परमिट पूरा होने पर अमान्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको नेशनल परमिट के बारे में और टूरिस्ट परमिट के बारे में आपको बताया था। यहां पर नेशनल परमिट में दो चीजें थी, मल्टी एक्सल वाहन थे तो उनके 15 साल तक उम्र थी, और जनरल व्हीकल थे उनके लिए 12 साल की उम्र यहां पे निर्धारित है। टूरिस्ट परमिट के लिए, मोटर केब के लिए 9 साल है, 9 ईयर, और अदर कोई व्हीकल है अदर तो इनके लिए 8 ईयर का प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पे मोटर केब है तो मोटर केब के लिए 9 साल तक आपको परमिट दिया जा सकता है, टूरिस्ट परमिट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट डज द ट्रैफिक साइन विथ सर्कुलर ब्लू साइन विथ रेड बॉर्डर एंड 2 रेड डायगोनल लाइंस रिप्रेजेंट? यानी कि यहां पे लाल बॉर्डर, ये हो गया लाल बॉर्डर, ठीक है, और 2 लाल विकर्ण, एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। ठीक है, रेखाओं वाला गोलाकार नीला चिन्ह, ये ब्लू है भाई, यहां से ये ब्लू है ना, और ये रेड है। लगाता है चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये जो है नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का होता है। और अगर दोनों शब्द आ जाए तो यहां पर आपको देखो नो पार्किंग आ गया है, नो स्टॉपिंग आ गया है। देखो एक्चुअल में तो होता है नो पार्क एंड नो स्टैंड। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखो दोनों आ गए हैं तो यहां पे स्टॉप आया है, स्टैंड की जगह स्टॉप आया ना, तो ये फिर सही हो जाएगा, है ना। तो नो स्टॉपिंग यानी रुकना नहीं है, क्योंकि पार्क में भी तो आप रुकते हैं और स्टैंड में भी खड़े होते हैं, है ना। तो यहां पर ये दोनों को रिकमेंड मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा है। नो स्टॉपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन 117, फॉर ऑब्टेनिंग नेशनल परमिट द मैक्सिमम एज ऑफ व्हीकल अदर देन मल्टी एक्सल व्हीकल शेल नॉट एक्सीड। अभी मैंने आपको बताया था नेशनल परमिट आपको अगर लेना है तो इसके लिए 2 कंडीशंस है। मल्टी एक्सल व्हीकल है उनके लिए 15 साल और अन्य के लिए 12 साल हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी 12 ईयर्स हो जाएगा। पर्सन संख्या 118, हिट एंड रन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988? हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना मामले को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? यानी कि आपको यह बताना है हिट एंड रन जो दुर्घटना होती है इसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 161 में किया गया है, यह आपको याद रखना है। और इसके अलावा बताना चाहूंगा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मामले में इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। माना कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के हो जाने के बाद में अगर उससे एक्सीडेंट करने वाले व्हीकल का और ड्राइवर का पता नहीं चल पाता है तो उस प्रकरण को हिट एंड रन की दुर्घटना है वो माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। पर्सन संख्या 119, द ओनली रोड साइन इन ऑक्टेन शेप इंडिकेट्स। अष्टकोणीय आकार में एकमात्र सड़क चिन्ह इंगित करता है। अष्टकोणीय आकार में आपको पता है स्टॉप का संकेत होता है। किसका होता है? स्टॉप का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन 120,
सेक्शन 113 of the Motor Vehicle Act 1988 stipulates the date the driver should not drive a vehicle. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 में प्रावधान है कि चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। कौन सी स्थिति में? अभी आपको मैंने आज की इस क्लास में शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि धारा 113 का और धारा 194 का आपस में संबंध है और वो है ओवरलोड। ओवरलोड, ठीक है। और मैंने आपको जुर्माना भी बताया था, आपको पता होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, एक्सीडिंग द वेट परमिटेड टू कैरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे ले जाते हैं। आप सभी को पता होगा धारा 194 के तहत जो जुर्माना होता है काफी अच्छा जुर्माना है, 20,000 पहली मुश्त में ही है और अतिरिक्त टन जितने टन वजन होगा उसके हिसाब से प्रति टन 2,000 रुपए अलग से जुर्माना हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 121, अधिकांश घातक दुर्घटनाएं किसके कारण होती है? व्हाट क्यूजेज मोस्ट फेटल एक्सीडेंट्स? ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती है किसके कारण होती है? ड्राइवर का ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्टिंग द ड्राइवर, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्राइविंग टू फास्ट और नॉट कंपाइलिंग विथ लेन ड्राइविंग। यानी कि जो ज्यादातर दुर्घटनाएं होती है वो ड्राइविंग टू फास्ट, बहुत तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण है वो होती है। अगर आप गाड़ी धीमी चलाते हैं तो आपने अगर मतलब कि ड्राइवर का ध्यान भटकता भी है या वो शराब पीकर भी चला रहा है तो भी वो कंट्रोल ऑलमोस्ट कर लेगा, कम संभावना रहेगी धीरे में। लेकिन अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हैं तो फिर आपके एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 122, समानांतर पार्किंग के लिए क्या दिशा निर्देश है? आप सभी को पता होगा मतलब कि समानांतर पार्किंग के लिए क्या दिशा निर्देश है? अपने वाहन को निकटवर्ती यातायात की विपरीत दिशा में पार्क करें। विपरीत में आपको पार्क नहीं करना चाहिए। पार्क किए गए वाहन को वाहन पार्किंग की मार्किंग लाइनों को कम से कम आधा कवर करना चाहिए, आधा कवर नहीं करना चाहिए, लाइनों के ऊपर नहीं चला सकते। पार्क किए गए किसी अन्य वाहन से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखें। और पार्क अगर कोई व्हीकल किया गया है तो 3 मीटर की दूरी वहां पर आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट आपकी जो डिस्टेंस होती है वो 3 फीट या 4 से 5 फीट तक टायर टार्मक नियम के अकॉर्डिंग इतनी ही होती है, ज्यादा दूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर 5 मीटर जो है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 मीटर। और यहाँ पर अपने वाहन को सड़क में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी खड़े वाहन के पास पार्क न करें, ये सही कथन हो जाएगा। इसमें पूछा यही है कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर पैरेलल पार्किंग? पैरेलल पार्किंग के लिए गाइडलाइन क्या होती है कि अपने वाहन को सड़क में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी खड़े वाहन के पास पार्क नहीं करें। पहले से कोई गाड़ी खड़ी है और आप सोचते हैं यार मैं भी पार्क कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा। वहां अगर बीच में आ रही है, अगर कोई यातायात को प्रभावित कर रही है तो फिर आपके व्हीकल को सीज किया जा सकता है या आपका जुर्माना, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपरोक्त यातायात चिन्ह क्या दर्शाता है? व्हाट डज द अबाउट ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स? आप सभी को पता है त्रिभुज में संकेत है, क्रॉस बना हुआ है, मतलब कि नो पार्किंग गलत हो जाएगा। क्रॉस रोड ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब चौराया। क्रॉस रोड को चौराया भी आप बोल सकते हैं, चौराहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का चेतावनी संकेत है जो कि आप यहां पे चौराहे के रूप में देख पा रहे हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 124 आपके सामने आ चुका है। दुर्घटना स्थल पर जाने वाले प्रथम आगनुम यानी फर्स्ट विजिटर की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? Which of the following should be the responsibility of the first visitor to the accident site? यानी कि आप अगर किसी एक्सीडेंट वाले स्थान पे जाते हैं और प्रथम आदमी आप हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है? सहायता पहुंचने तक पीड़ित की हर संभव मदद करना, यानी कि कोई अगर फर्स्ट एड है अस्पताल पहुंचने तक या कोई दूसरा ना आए तब तक, क्योंकि आप ही वहां पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर संभव प्रयास करके मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी राइट है, प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल हेल्प टू द विक्टिम अंटिल हेल्प अराइव्स। जब तक दूसरी कोई सहायता न पहुंचे तक तब आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। चोट की पहचान करने से बचना, ये बचना तो गलत हो जाएगा। पीड़ित को शीघ्रता से स्वच्छ स्थान पर ले जाना, पीड़ित को ले जाना जरूरी नहीं है जितना कि वो हर संभव हर प्रकार की मदद करनी पड़ेगी आपको, केवल स्वच्छ स्थान पर ले जाने से कुछ नहीं होगा। स्थिति का आकलन करने में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। स्थिति का आकलन समय ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में काफी अच्छा दिया गया है, मतलब कि आपको हर संभव जो हो सकता है, जो उसके लिए अच्छा हो सकता है, उसकी जान को बचा सकता है, वो हर संभव प्रयास में करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 125 है, इसको पढ़िए और सही जवाब आप देने का जो है प्रयास कीजिए।
बिल्कुल पर्सन है। लेन चयन के लिए गलत दिशा निर्देश की पहचान करें। आइडेंटिफाई रॉन्ग गाइडलाइंस फॉर लेन सिलेक्शन। लेन बदलने की प्रक्रिया से पहले मुड़ना महत्वपूर्ण है, यानी कि गलत दिशा निर्देश पूछा जा रहा है। लेन बदलने की प्रक्रिया से पहले मुड़ना, अगर आप लेन बदल रहे हैं तो उससे पहले मुड़ना जरूरी है क्या जरूरी? कोई जरूरी नहीं है यार, गलत हो जाएगा। बार बार लेन ना बदले, बिल्कुल ठीक है, ये सही बात बोली है। विलय के लिए मतलब मिलने के लिए किसी दूसरी लेन में उपयुक्त अंतराल के बिना लेन न बदले। उपयुक्त अंतराल के बिना लेन न बदले मतलब उपयुक्त अंतराल मतलब एक डिस्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहली लेन में चल रहे हैं अचानक दूसरी में आ गए, ये नहीं है। आप पहली लेन में चलते चलते इशारा कीजिए, धीरे धीरे करके सेकंड लेन में आप एंटर कीजिए। आप अचानक से प्रवेश सेकंड लेन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी भी राइट हो जाएगा। अपने वाहन को सदैव बाईं ओर रखें। बिल्कुल आप किसी भी रोड पे चल रहे हैं तो आपको रोड पे हमेशा जो लेफ्ट साइड में अपने व्हीकल को रखना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब गलत कौन सा हुआ, गलत दिशा निर्देश कौन सा है? गलत है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहां पे गलत होगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों सही है। प्रश्न 126 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबाउट ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स। ट्रायंगल में एक शेप दिया गया है और ये किसका संकेत है, किसका जो है रोड साइन है, ये आपको बताना है। तो ये गैप इन मीडियन, एकदम सिंपल है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण एनएच में सबसे बड़ी सड़क दुर्घटनाओं का कारण है? Which of the following causes the largest number of road accidents in NH due to violation of traffic rules? यानी कि एनएच के ऊपर जो है दुर्घटनाओं का मेन कारण जो है गलत दिशा में गाड़ी चलाना। बिल्कुल यार, गलत दिशा में चलाएंगे तो ये तो बिल्कुल कारण है। मोबाइल फोन का उपयोग करना, लाल बत्ती जंप करना, ध्यान से भटकना। यहां पर पूछा है एनएच पर सबसे बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण कौन सा है? भी सबसे बड़ा कारण तो यही होगा, गलत दिशा में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। और मोबाइल फोन से आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन भी दुर्घटना का कारण बन सकता है, आप सभी को पता होगा। मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 184 जो है यहाँ पे मोबाइल फोन के बारे में उल्लेख करती है, और इसका अगर उपयोग करते हैं तो 1000 से 5000 के बीच में आपका जुर्माना लगाया जा सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है। उपरोक्त हाथ के संकेत की पहचान करें। आइडेंटिफाई द हैंड सिग्नल्स अबव। आप सभी को पता है अगर ट्रैफिक पुलिस वाला केवल एक हाथ को इधर कर रहा है तो ये पीछे यानी कि रियर आ रहे व्हीकल को रोकेगा। सामने फ्रंट वाला हाथ ऊपर करेगा तो मतलब कि ये फ्रंट वाले व्हीकल को रोकेगा, ठीक है। अब एक हाथ को मतलब कि ऐसे करेगा, ये आदमी है माना कि, ठीक है, माना यही कर रहा है, एक तो कर रहा है ऐसे, एक कर रहा है ऐसे, मतलब दोनों साइड लेफ्ट और राइट है ना, एक लेफ्ट में कर रहा है, एक राइट में कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑल व्हीकल, हो जाएगा ऑल व्हीकल, ठीक है ना। ये आपको याद यहां पे रखना है। तो यहां पर पूछा है कि ये संकेत क्या कर रहा है, तो ये केवल पीछे से आ रहे व्हीकल को रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी टू स्टॉप द व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त मध्य रेखा सड़क मार्किंग की विशेषता क्या है? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द अबव सेंटर लाइन रोड मार्किंग। जो ये रोड मार्किंग लाइन दी गई है तो इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ये धीरे चलने और सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत, गलत बात है। इन लाइनों को दोनों ओर से ओवरटेक करना, पार करना, यू टर्न सख्त वर्जित है, वर्जित नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन है। यदि ओवरटेक करना आवश्यक हो तो इस रेखा को तभी पार किया जा सकता है जब आने वाला मार्ग साफ हो, यानी ओवरटेक करना आवश्यक है और सामने व्हीकल नहीं आ रहा है, मतलब कि रास्ता साफ है, तो आप ओवरटेक करने के लिए इन रेखाओं को पार कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पार क्यों रुकना, दोनों ये भी गलत है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 130, डीजल आधारित वाहनों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक क्या होता है? व्हाट इज द मेन पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम डीजल बेस्ड व्हीकल्स। आप सभी को पता होगा यहां पर जो है एक तो NO2 निकलता है, CO2 निकलता है, CO निकलता है, एक हाइड्रोकार्बन निकलता है ना। ये सभी के सभी यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉल्यूशन के रूप में गाड़ियों से मतलब निकलते हैं। एक O2 भी निकलता है, O3 या O2 भी निकल, ओजोन।
तो इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो होती है ना, ये CO होती है। CO को आप कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं और इसकी जो लिमिट होती है 0.03% रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान है, इतना कम प्रतिशत, फिर भी ये सबसे खतरनाक है, बता दूं मैं आपको, है ना, सबसे घातक यही है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 131, उपरोक्त यातायात चिन्ह निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज द अबाउट ट्रैफिक साइन इंडिकेट्स? आप सभी को पता है त्रिभुज में है, आगे से रास्ता चौड़ा है, पीछे से संकड़ा है, यहां पे एक ही आ रहा था, यहां पे करके अब दो साइड में जाने का रास्ता है, मतलब कि यहां से पहले एक था, अब यहां पे दो हो गया है, मतलब कि ड्यूल कैरिजवे स्टार्ट हो रहा है भाई, सीधी बात है। देयर इज ए ड्यूल कैरिजवे अहेड, यानी कि सामने क्या है, दोहरा मार्ग है। ठीक है ना, समझ गए ना? ओके भाई, कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 132, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी में सी का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहली बात होती है मतलब कि एबीसी जो होती है फर्स्ट एड में, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो एबीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, मैं लिख के बता देता हूं, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसमें आ गया कौन से में? तीसरे में, CIRCULATION, सर्कुलेशन, यानी कि साफ हवा मौजूद होनी चाहिए, श्वास लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। ये फर्स्ट एड में तीनों चीजें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर रहती है। प्राथमिक चिकित्सा में कोई भी अगर किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो ये तीनों चीजें जो है यहां पे होनी चाहिए, मतलब कि एक तो साफ वातावरण हो, एक ब्रीथिंग यानी सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, तीसरा सर्कुलेशन यानी कि आसानी से सांस ले सके, तो एयर की मौजूदगी हो और आसानी से उसको मतलब कि वो हवा मिल सके, इसके लिए आपको ये मतलब कि प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए एबीसी रूल को। तो ये एबीसी रूल है फर्स्ट एड में, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 133, ये संकेत जो है क्या आपको दिखाई दे रहा है? आपको पता है यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है, यहां से गाड़ियां चल रही है, अब यहां इस लेन को स्टॉप कर दिया गया है, अब इसको इधर करके फिर वापस आगे जाएंगे, मतलब कि यहां पे जो मार्ग है उसको डाइवर्ट किया गया है। हम कह सकते हैं ट्रैफिक डाइवर्सन ऑन ड्यूल कैरिजवे, एक यानी कि मार्ग तो दो थे, एक यहां था एक यहां था, अब इसको यहां से बंद कर दिया और इसको यहां से बंद कर दिया, मतलब कि ड्यूल कैरिजवे था उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो दोहरे कैरिजवे पर यातायात का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, उपरोक्त पार्किंग चिन्ह क्या दर्शाता है? आप सभी को पता होगा, व्हाट डज द अबव पार्किंग साइन इंडिकेट्स? पी बना हुआ है, एरो का निशान राइट की ओर जा रहा है, राइट साइड में RIGST। ठीक है, तो अब ये जो पी है मतलब पार्किंग जो है किधर है? राइट साइड में, तीर के चिन्ह की तरफ पार्किंग या पार्किंग ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो, है ना, राइट साइड मतलब पार्किंग ऑन द राइट साइड, ऐसा भी आप कह सकते हैं, मतलब कि राइट साइड में पार्किंग है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। प्रश्न संख्या 135, सल्फर डाइऑक्साइड का मानव स्वास्थ्य पर प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से क्या है? Which of the following is the major effect of sulfur dioxide on human health? ह्यूमन हेल्थ, मानव के शरीर पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उनसे क्या हो सकता है? मस्तिष्क को काफी नुकसान पहुंचना, फेफड़ों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, आंख नाक और गले में जलन, जी मचलना और सिर दर्द पैदा होना। तो यहां पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड से फेफड़ों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कि श्वसन जो क्रिया है वो प्रभावित या इफेक्टिव हो जाती है। प्रश्न संख्या 136, उपरोक्त यातायात चिन्ह निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है? Which of the following does the above traffic sign represent? आप सभी को पता है गोल आकृति में है, एक एरो सीधा जा रहा है, एक एरो साइड में भी जा रहा है और ब्लू सर्कल में बना हुआ है, मतलब कि आदेशात्मक संकेत है, आप या तो सीधे जाएं या टर्न ले, किधर? लेफ्ट में आपको टर्न ले, मतलब कि या तो आपको सीधे जाना है या आपको लेफ्ट में मुड़ना है। मैंडेटरी डायरेक्शन कंट्रोल सिग्नल, निषेध प्रोहिबिटरी साइन, ये गलत हो जाएगा, रुके रास्ता दे ये भी गलत है, गति ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा मैंडेटरी डायरेक्शन कंट्रोल सिग्नल, यानी आपको अनिवार्य रूप से किस दिशा में आगे बढ़ना है उसको कंट्रोल करने का साइन है। प्रश्न संख्या 137 है,
Which term is used to refer to violent behavior by the driver of an automobile? ऑटोमोबाइल के चालक द्वारा हिंसक व्यवहार को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। आप सभी से यह पूछा जा रहा है ऑटोमोबाइल के चालक द्वारा, मतलब कोई भी गाड़ी है उसका ड्राइवर जो है, कोई रोड पे आप जा रहे हैं, वो चलती गाड़ी में भी किसी दूसरी गाड़ी को परेशान करता है, दूसरे चालक को परेशान करता है, रोक के भी सवारियों से या दूसरे चालक से, सड़क उपयोगकर्ताओं से बहस करता है, तो वो एक प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। यानी कि यहां पर पूछा है चालक का दुर्व्यवहार, चालक का दुर्व्यवहार, ठीक है। अब इसको आप क्या नाम देंगे? तो इसका नाम होता है ROAD, रोड रेज। रोड रेज यानी कि कोई भी चालक जो है दूसरे सड़क उपयोगकर्ताओं को, कस्टमर्स को, थर्ड पार्टी जो पर्सन है उनको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, उनको दिक्कत पहुंचाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो एक रोड रेज की श्रेणी में आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 138, आइडेंटिफाई द स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइन गिवन हियर। यानी कि यहां दी गई गति सीमा और वाहन नियंत्रण चिन्ह की पहचान करें। यहां पर यह पूछा गया है भाई गति सीमा या वाहन नियंत्रण चिन्ह की पहचान करें, मतलब ये जो चिन्ह दिया गया है, सीधे शब्दों में बताऊं तो ये चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह का मतलब क्या है यह आपको बताना है। तो यहां पर आप सभी को पता होगा कई संकेत होते हैं जिनमें एक एरो ऊपर होता है, एक नीचे होता है, ऊपर नीचे की ओर, ये हाइट का होता है। एक होता है जहां पे एक अंदर की ओर, इधर भी अंदर की ओर, ये विड्थ का होता है यानी चौड़ाई का होता है। एक एरो होता है जिसमें एक एरो इधर बाहर की ओर, एक इधर बाहर की ओर, तो ये लेंथ का होता है। तो यहां पर एरो कौन सा है? ये वाला, यानी कि यहां पे हाइट का है। तो लोड लिमिट, हाइट लिमिट, लेंथ लिमिट, विड्थ लिमिट, तो ये हाइट वाला हो जाएगा, विड्थ वाला हो जाएगा ये, ठीक है, और लेंथ वाला हो जाएगा ये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 139, उपचार के बिना HIV संक्रमण वाले लोगों में गंभीर बीमारियां विकसित हो सकती है, उनमें से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? विदाउट ट्रीटमेंट पीपल इन्फेक्टेड विथ HIV कैन डेवलप सीरियस इलनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ देम? रेस, गले में खराशा, तपेदिक, वजन कम होना। तो यहां पे जो है ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है अगर आप HIV संक्रमण लोगों में गंभीर बीमारियां विकसित होती है और आप अगर उपचार नहीं करवाते हैं तो तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन 140, ड्राइवर द्वारा दिए गए इस हाथ के संकेत का क्या मतलब? व्हाट डज दिस हैंड सिग्नल गिवन बाय द ड्राइवर मीन? आप सभी को पता होगा संकेत, अगर हाथ का संकेत, हाथ बाहर निकाला, समकोण पर किया तो मतलब स्लो डाउन का, इसमें सॉरी स्टॉप का होता है ना। सीधा बाहर निकाला, ऊपर नीचे कर रहा है तो ये स्लो करने का होता है। सीधा बाहर निकाला, हथेली का मुंह आगे की ओर होता है, सॉरी हाँ आगे की ओर, तो ये राइट टर्न का होता है, राइट टर्न का। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाते हैं ना, ये लेफ्ट टर्न का होता है, लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो ये जो साइन होगा ये लेफ्ट टर्न का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा? उसका इरादा बाईं ओर जाने या बाईं ओर मुड़ने का है। हिज इंटेंशन इज टू गो लेफ्ट और टर्न लेफ्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 141, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है जो लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से खालिस्तान के बाद 180 दिनों के भीतर आवेदन करने के लिए इसके लिए पात्र हो जाते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस इज इश्यूड टू दोज हु बिकम एलिजिबल ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ लर्नर लाइसेंस विद इन 180 डेज टू अप्लाई फॉर आफ्टर। यहां पर यह पूछा गया है कि आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस जारी होगा उसके जारी होने के कितने दिनों के बाद आप जो है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा जो लर्निंग लाइसेंस होता है LEARN लर्निंग लाइसेंस, LICENS लाइसेंस, इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वैलिडिटी तो 6 मंथ होती है, ठीक है। लेकिन DL अप्लाई मैंने आपको इस आज की क्लास में शुरुआत में भी बताया था 30 से लेके 180 दिन के भीतर आप करवा सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 142, जब कोई नेत्रहीन व्यक्ति सफेद लकड़ी लेकर सड़क पार कर रहा हो
तो वाहन चालक सफेद लकड़ी को when a blind person is crossing the road carrying a white stick, the driver of the vehicle should carry the white stick. ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा गया है कि एक सफेद लकड़ी लेकर अगर कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सीधी बात है, कोई बुजुर्ग है रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, साथ ही उसकी जो लकड़ी है व्हाइट लकड़ी है तो आप उसको क्या है संकेत मानेंगे रोकने का, स्टॉप का संकेत मानते हुए आप आगे बढ़ेंगे, यातायात संकेत माने, ओबे ट्रैफिक साइंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, वाहन चालन के संदर्भ में टेल गेटिंग का टेल यानी होता है पूंछ, गेटिंग यानी चलना, तो का अर्थ होगा व्हाट डज टेल गेटिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्राइविंग। सबसे पहले मैं बता दूं टेल गेटिंग का कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको स्टार लगा लेना आप सभी। टेल गेटिंग वो होता है जब आप कोई रोड पे गाड़ी चल रही है, आप उस गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीड में चला रहे हैं, बहुत नजदीक गाड़ी चला रहे हैं और इस प्रकार से चला रहे हैं कि सामने वाले व्हीकल और आपके व्हीकल में एक्सीडेंट होने की 100% संभावना होती है और आप दूसरे व्हीकल को या दूसरे ड्राइवर को यहां पे गंभीर स्थिति में डाल रहे हैं, मतलब कि उसको खतरे में डाल रहे हैं, तो वो टेल गेटिंग कहलाता है। सीधी सी बात है, टेल गेटिंग होता है सड़क पर किसी अन्य वाहन के पीछे काफी कम और असुरक्षित दूरी पर खतरनाक ड्राइविंग करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन पर किसी वाहन के दोष या कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट माने हैं, तो आप सभी को पता होगा, एक तो होता है लॉग बुक, एक होता है जॉब कार्ड। तो लॉग बुक जो होती है वो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री किसकी, जो टूर होते हैं आपके, टूर है ना। एक जॉब कार्ड होता है, इसमें गाड़ी का व्हीकल का मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहां पर आप सर्विस स्टेशन पे जाएंगे तो व्हीकल का जो जॉब कार्ड है वो मेंटेनेंस या कंप्लेंट्स या दोष के लिए काम में आता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी व्हीकल जॉब कार्ड राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 पे चलते हैं। 145, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नीचे दिया गया संकेत क्या प्रदर्शित करता है। व्हाट डज द सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि यहां पे त्रिभुज के अंदर ये साइन दिखाई दे रहा है, ये जाली सी दिखाई दे रही है, तो इस जाली का मतलब है गार्डेड है, GUARD, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। पहली बात तो इसका मतलब यह हो गया, ये दो लाइनें है ना, इसका मतलब है 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो है गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है। तो यहां पर मेन वर्किंग गलत, अनगार्डेड गलत, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146, PUC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि होती है इन भारत स्टेज 6। देखो लिखा हुआ है PUC द वैलिडिटी पीरियड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इज। आप सभी को पता है कि भारत में एक BS स्टेज चल रहा है, क्या चल रहा है, भारत स्टेज चल रहा है, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और ये यूरो की तर्ज पर चल रहा है। और जो भारत में BS फर्स्ट जो है इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और यहाँ पर BS4 जो है यहाँ पे आया था 2017 में और BS6 जो आया था वो आया था 2020 में। तो 2017 के बाद की जो भी व्हीकल होंगे उनका PUC जो होगा वो 12 मंथ का होगा, 12 मंथ। ठीक है, और जो बाकी के व्हीकल है उनके लिए 6 मंथ का होगा। जैसे कि BS फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के व्हीकल है या 2017 से पहले के व्हीकल है तो उनके लिए 6 महीने का, और 2017 के बाद के व्हीकल है तो यहाँ पे 12 महीने का आपका PUC सर्टिफिकेट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 147, वाहन चालक द्वारा वाहन के हॉर्न का प्रयोग वर्जित है। यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न बाय द ड्राइवर इज प्रोहिबिटेड। कोई भी जो व्हीकल होता है उसका ड्राइवर है हॉर्न का प्रयोग नहीं करेगा। कहां पर नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह जहां पे हॉर्न का प्रयोग करने से दिक्कतें हो, तो ये सी दिक्कतें होती है, एक तो अदालत और एक अस्पताल, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्न के संबंध में आप सभी को पता होगा 194 सेक्शन F, जुर्माना 1000 है गलत क्षेत्र पे, शांत क्षेत्र पे आप अगर हॉर्न का प्रयोग करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है ना भाई। प्रश्न संख्या 148, NHAI क्या है, तो एकदम सिंपल है, बहुत एकदम, मतलब कि हाईवेज अथॉरिटी है। आप सभी को पता होगा NHAI का पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है।
और यहाँ पे ये एक प्रकार की हाईवे अथॉरिटी है, यानी कि राजमार्ग प्राधिकरण है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीओ? आरटीओ का पूरा नाम क्या है? एक तो देखो आरटीए होता है, एक आरटीओ होता है, एक डीटीए होता है, एक डीटीओ होता है। तो इसका रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना, इसका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या ऑफिस, इसका डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और डीटीओ का डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो यहां पे इस प्रश्न का जो जवाब होगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हो जाएगा। तो इस प्रकार से यार एक प्रश्न कहां चला गया, एक प्रश्न गायब हो गया यार, है ना। तो चलो भाई आज के इस सेशन में 149 ही क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों बताना चाहूंगा, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो StudyTome एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे हमारा जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे पास में UKSSC, इसरो ड्राइवर, ITBP और ऑल ड्राइवर एग्जाम्स के लिए कंबाइंड कॉम्बो पैक चल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। और ड्राइवर स्पेशल एक हमारा 1000 प्लस PYQs है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कलेक्शन हमने किया है वो भी आप ले सकते हैं, जो कि सभी वैकेंसीज के लिए आपके लिए काम का रहेगा। तो आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, वहां से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल जो चैनल है इसको लाइक, शेयर और कमेंट, StudyTome एंड्रॉइड एप्लीकेशन, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेरी मोस्ट कंटेंट जो फ्री का कंटेंट है उसकी PDF का लिंक आपको यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर आप एक बार चेक करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पॉजिटिव फीडबैक, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।